स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं पवन पांडे, सेल्स मार्केट एंड एजुकेशन सेंटर लीडर एडमिन पावर एंड एटीवी इंडिया से। आज का जो सेशन है वह आपके लिए सेल्स के रूल, टूल एंड टेक्निक, इन तीन इंपॉर्टेंट विषय पे आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं। और रूल बेसिकली बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन रूल समय के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन कुछ एक रूल ऐसे हैं जो नहीं बदलते। अब सबसे पहली बात है कि बात हो रही सेल्स की। तो सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? हमारे बीच में 39 पार्टिसिपेंट हैं। और देखिए एक चीज और है, एक होता है कि स्पीकर दो होते हैं। स्पीकर दो होते हैं। एक स्पीकर होता है कि जो केवल बोलता रहता है और लोग सुनते चले जाते हैं, ठीक है ना। और एक होता है कि जो बोलता भी है लेकिन आप लोगों से भी कुछ सुनना चाहता है कि आप लोग कितने अपने आप को अपग्रेड करके रखे हुए हैं, या आप कितना अपने आप को डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ है। इसको आपको डेली अगर इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने आप को डाउनग्रेड करते हैं। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू आर डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ, राइट। तो हमें कोई बताएगा चैट बॉक्स में कि सेल्स क्या है। हमारे सेशन में आने का मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेशंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, लोग बताते चले जाते हैं, आप कुछ सुनते चले जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो उसमें तालियां बज जाती है, 2-4-10 इमोजी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आप वैसे नहीं। आपको जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के पास कुछ नॉलेज और हो जो और यूनिक हो, जो हम उसको सेशन में अगर इंक्लूड कर ले आपकी बातों को, तो और यूनिकनेस आ जाएगा सेशन में। तो जो है जानकारी आप बताइए, ये मत डरिए कि गलत होगा, है तो बताइए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो सेल्स को जानना जरूरी कि सेल्स क्या है। 41 पार्टिसिपेंट में किसी के बारे में कुछ अगर सेल्स को एक दो शब्दों में बताना चाहें तो बता सकते हैं सेल्स क्या है, व्हाट इज द सेल्स। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, इसके पहले से भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सेल्स तो कर रहे हैं। तो सेल्स है क्या? बताएंगे तो मजा आएगा। कुछ भी डालिए, अभी 2-4 लोग अपना आंसर डालना शुरू करेंगे तो उसमें किसी न किसी का एकदम सटीक वर्ड आ जाएगा। तो जो लोग हमारा सेशन रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनके पास आई थिंक अगर क्लिक करेंगे तो वो भी आ जाएगा आंसर उनके पास। क्या मैं मान चलूं कि 40 लोगों में से किसी को नहीं मालूम सेल्स क्या है? चलो देखिए, किसी चीज को, प्रोडक्ट को बेचने को सेल्स कहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने इनिशिएटिव तो लिया। जो आपको आता है आप अपनी लैंग्वेज में बताइए, कोई जरूरी नहीं आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताइए, एकदम सही कर रहे हैं। किसी चीज की या प्रोडक्ट को बेचने को सेल्स कहते हैं। मतलब हम मान ली मेरे पास यह पेन है, अगर मालूम था तो आंसर देना चाहिए। ये पेन है और ये पेन हमें किसी को सेल करना है, कंपनी से सीधे उपभोक्ता के पास, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेल्स क्या है। दोनों में अंतर। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बेच रही है, हमारा जो सेंडर है वो भी बेच रहा है, हमारा जो मतलब होलसेलर है वो भी बेच रहा है, जो हमारा रिटेलर है वो भी बेच रहा है। सेल्स तो सब कर रहे हैं। मतलब इस प्रोडक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा देना और उसके बदले में हमें उसकी कीमत मिल जाए, दैट इज सेल्स। इससे आसान लैंग्वेज में कोई बात नहीं। अब आप उसको यूं कह सकते हैं कि कंपनी से होलसेलर, उसके पास सेंडर के पास, सेंडर के पास से फिर होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, फिर से कंज्यूमर के पास पहुंचा देना, सेल्स। तो किसी भी चीज के बेचने की जो प्रक्रिया, देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं, प्रक्रिया, राइट। तो
आज बेसिकली आप लोगों को सेल्स की प्रक्रिया की जानकारी होनी जरूरी है, दैट इज प्रोसेस। सेल्स एक प्रोसेस है, और अगर हम प्रोसेस को नहीं फॉलो करते हैं, इसका मतलब हम सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, केवल किसी को प्रोडक्ट जबरदस्ती दे रहे हैं, या जिसे बोलते हैं चेप रहे हैं, राइट। तो सेल्स वो है जब हम किसी प्रोडक्ट को किसी के पास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके बदले में हमें जो कीमत है वो मिल जाता है। सेल्स एकदम आसान लैंग्वेज में किसी चीज को बेचने की प्रक्रिया को सेल्स करते हैं। अब इसको अगर मैं बोलूं कि सेल्स है क्या, तो सेल्स साइंस भी है, सेल्स आर्ट भी है, सेल्स करना कला भी है, सेल्स करना विज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी एक वर्ड हमारे बीच में हेमंत जी ने लिखा है, प्रक्रिया, दैट इज प्रोसेस। जब कहीं कोई चीज प्रोसेस से लागू हो जाती है, दैट इज साइंस। तो इस साइंस की प्रक्रिया को हम कैसे इसमें अपने सेल्स के आर्ट को इंक्लूड कर दें कि हमारी पूरी सेल्स की प्रोसेस इजी हो जाए, दैट इज सेल्स प्रोसेस, राइट। अब बात आती है कि सबसे पहले रूल, किसी चीज को सेल्स का सबसे पहला रूल क्या है? कि अगर हमारे बीच में 45 पार्टिसिपेंट है, कोई बता पाते बताते चलिए, नहीं बता पाते तो मैं तो बताऊंगा। किसी को जानकारी है तो जरूर बताएं कि सेल्स का पहला रूल क्या है। तो पहला ही है कि वो आखिरी भी है, प्रोडक्ट नॉलेज, फाइंड नीड, क्या बात है, सामान के बदले पैसा लेना, प्रदान करना, ग्रेट, सबका घूम फिर के आंसर अच्छा आ रहा, अच्छा आ रहा। देखिए सेल्स का जो सबसे पहला रूल है और आखिरी भी है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अभी तो हमारा प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे तब जब वो हमें किसके पास जाके बताना, वो बात की प्रक्रिया है। अगर आपके सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज, अब यहाँ दो बातें, चूंकि हम लोग यहाँ बैठे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। हमारे आपके बीच में दो तरह के सेल्स होती है, वो क्या होती है, एक होता है हम लोग किसी को रिक्रूट करने जाते हैं तो, या हम लोग किसी को प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो। इन दोनों जगह पे लॉ ऑफ एवरेज ही लागू होता है। जब आपके पास लॉ ऑफ एवरेज का रूल लागू होता है तो वहीं से हमारे बीच में सेल्स प्रोसेस स्टार्ट होती है, राइट। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या है? एग्जांपल के तौर पे, पानी में जहाज डूबता है, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? पानी में जहाज डूबता है, बात से कितने लोग सहमत हैं? जितने लोग सहमत हैं यस लिखे, जितने लोग सहमत नहीं है नो लिखे। यस यस, विजय प्रकाश जी बोल रहे हैं नो, यस, सत्य सर बोल रहे हैं यस। चलिए देखिए, पानी में जहाज नहीं डूबता। अगर ऐसा होता तो ये नियम सबके लिए लागू होते, जितने जहाज पानी में जाते सब डूब जाते, नहीं। एक एवरेज का सिद्धांत ये बोलता है कि जब जहाज के अंदर पानी जाएगा तब जहाज डूबेगा, बाकी जहाज तैरते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों के पास जाते, मान लीजिए हम लोग दिन भर में 10 प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो 10 में से 2 आएगा, मतलब 2 डूबेगा, 2 मेरे सिस्टम में आएगा, 8 नहीं आएगा। लॉ ऑफ एवरेज है।
तो मेरा इसका कहने की जो एग्जांपल देने का पर्पज ये है कि जब हम 10, जैसे होता है 10 जहाज जा सकते हो सकता है एक डूब जाता हो क्योंकि उसके पास उसमें पानी चला है, लेकिन जस्ट उसी का मानिए कि अगर हम 10 लोगों के पास जाते हैं तो उसमें से एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा हमारे सिस्टम में आता है, बाकी लोग छूट जाते हैं। ये यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत लागू होता है, हर जगह हर मामले में लागू होता है, रिक्रूटमेंट के मामले में और आपका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट सेल करने के मामले में। अगर आप दिन भर में 10 लोगों को प्रोडक्ट दिखाइए तो यकीन मानिए अगर 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट बिक जाए तो बताइए, लेकिन लोग दिखाते कितने को हैं? एक को दिखाया उसने ना कह दिया, निराश होकर करवा, 2 को दिखाया, मतलब है कि अगर आप ये देखिए आप 5 को दिखा रहे हैं, एक आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि दिन भर में मुझे 5 प्रोडक्ट बेचना है तो आप 25 को दिखाइए, तो 25 में से 5 आना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, और यही सेल्स का सबसे पहला रूल है। चाहे रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हो, चाहे प्रोडक्ट सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। क्यों बार बोला था सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, क्यों बोला है कि अगर दिन भर में आप 5 लोगों को प्लान आप शो कर रहे हैं तो 1-2 ज्वाइनिंग आराम से आ जाएगी। डिपेंड करता है आपके समझाने की स्किल और उसके, लेकिन पांचों एक माइंडसेट से नहीं होंगे ना, पांचों का अलग अलग माइंडसेट होगा, जो आपके उस माइंडसेट की फ्रीक्वेंसी में जो आप बता रहे हैं उसमें मैच करेगा, फट से ऑटोमेटिक आ जाएगा, चाहे यूजर के तौर पे चाहे कंज्यूमर के तौर पे, तो हमारे एसोसिएट के तौर पे। इसको बोलते हैं, देखिए हमारा जो आपका जो काम है, जो डायरेक्ट सेलिंग काम है, जो हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, बेसिकली हम लोग का जॉब जो है रिजेक्शन जॉब है। मतलब है कि हम लोग रिजेक्शन ज्यादा लेते हैं, झेलते हैं, हम लोग को रिजेक्शन, मतलब अगर नो 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 5 बार आता है तो 1 बार ऐसा आता है, तो लेकिन क्योंकि 5 नो की फ्रीक्वेंसी 5 ज्यादा है, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि वह हमारे लिए खतरनाक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप ये मानिए अगर 5 में से 1 यस आ रहा है तो आप जितने यस चाहते हैं उतने नंबर आप एवरेज को बढ़ा दीजिए, बस आपका। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे 90% निगेटिव है और 10% पॉजिटिविटी है, तो 90% निगेटिव 10% पॉजिटिविटी पे हावी तो रहेगी ना, वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, ये रूल लागू रहेगा। अब हमारे चूंकि सेल्स हमारे बीच हेमंत जी ने बोला था कि सेल्स एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग जानते हैं सेल्स की प्रक्रिया क्या है? हम जब सेल्स किसी से करने जाते हैं कोई प्रोडक्ट से, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्पाइरुलिना, हमें इस स्पाइरुलिना को किसी को सेल करना है, तो इसको हम कैसे सेल कर सकते हैं? शुरुआत कहां से करेंगे? कोई बताएगा? देखिए बताएगा वही जो इंप्लीमेंट करता होगा सेल्स प्रोसेस को। नीड, नो द फर्स्ट प्रॉब्लम। देखिए जानते हम सब लोग हैं, लेकिन बीच में कोलैप्स कर जाते हैं सिस्टम। भाई मुझे किसी प्रोडक्ट को किसी के पास अगर इसको लेकर के जाना है, सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम ये प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा किसके पास जाना चाहिए। पहला प्रॉस्पेक्टिंग का सबसे पहला रूल है सेल्स की प्रक्रिया का, प्रॉस्पेक्टिंग। आप पहले प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे कि ये मेरा स्पाइरुलिना किसके पास जाना है। क्या डायरेक्टली किसी को प्रोडक्ट की जानकारी देने लग जाते हैं जिसको जरूरत ही नहीं? और आई थिंक मेरे बीच में 57 पार्टिसिपेंट हैं और सभी लोग 1.5-2 साल, 2.5 साल, 3 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और खास करके एटमी में काम कर रहे हैं। तो जो रूल है उस रूल के बारे में अगर आप लोगों को बताया गया हो, सेल्स प्रोसेस का एक रूल है और ऑलरेडी वह एटमी की तरफ से अप्रूव्ड रूल, क्या इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है वो एटमी के अप्रूव्ड रूल को जानता है? सेल्स प्रोसेस के रूल को जानता है तो ठीक है, नहीं जानता है तो 15 मिनट आप दीजिए,
उसको आप पहले दीजिए, उसके बाद आपको हम कुछ और इंक्लूड टूल बताते हैं कि कैसे आप उस प्रोसेस को इन्वॉल्व करके अपने आप की लाइफ में, सेल्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेट कर लेते हैं। तो आप 15 मिनट आप इस वीडियो को जरूर देखिए। वेट कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो। हमारे आपके पास सारे हथियार हैं, लेकिन इस्तेमाल लोग नहीं करते। रेडी? मैंने 25 लाख रुपीस खर्चा करके ये सीखा है। इसका नाम है सेल्स प्रोसेस पैंको। MBA में सीखा है मैंने, और ये सीख के 100% आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेके जाओ। इसमें पहला स्टेप, पैंको में हर एक वर्ड SPANCO, हर एक वर्ड कुछ दर्शाता है। तो फर्स्ट है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग, फाइंडिंग और नोइंग योर पोटेंशियल कस्टमर। आपका पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड करना या उसके बारे में जानना। इसमें आपको आपका आइडियल टारगेट डिफाइन करना है। सस्पेक्ट करने के लिए किसी को भी लेके ज्वाइन नहीं करना है। आपका कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपको ढूंढते समय, या प्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आपको ढूंढते समय, आपको पहले माइंड में क्लियर करना है कि उसका एज क्या होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। राइट? यदि सिर्फ जोड़ने के लिए कर रहे हो तो जुड़ेगा तो सही, नेटवर्क तो बड़े बनेगा, लेकिन लाल लाल दिखेगा सिर्फ कुछ दिनों के बाद। लाल देखने के लिए काम नहीं कर रहे हम। राइट? तो हमें जब भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पहले हमें सस्पेक्टिंग करना है, फाइंड करना है कि हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर कौन सही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। दूसरा, इस वाले स्टेप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन करनी है उस सस्पेक्ट के बारे में। फिजिकल ऑब्जर्वेशंस करनी है और आपको मेंटल कैलकुलेशन भी करनी है। एग्जांपल देता हूं। जंगल में हरिन बैठा हुआ है, पानी पी रहा है। टाइगर उसके ऊपर अटैक करता है। राइट? अटैक करने के पहले तो वो ऑब्जर्व करता है ना उसको, मैं किस तरीके से, किस तरफ से भागूंगा तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा। पहले मेंटल कैलकुलेशन भी करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं बहुत देर तक, एक एक घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं। अटैक करने के पहले, किरण के ऊपर अटैक करने के पहले एक एक घंटे तक उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। फिर सोचते हैं कि वो इस स्पीड से भागेंगे तो मैं किस स्पीड से भागूंगा। टाइगर सोचता होगा, राइट? किस डायरेक्शन से भागेंगे। यदि सामने तो भाग नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो पानी पी रहा है, तो नदी है, तो भागेंगे तो इस डायरेक्शन में भागेगी। इस डायरेक्शन भागेगी तो मैं पहले से बनाऊंगा कि मैं किस साइड से अटैक करूंगा। तो ये सिर्फ एग्जांपल था। ये सब आपको जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी को ज्वाइनिंग के लिए,
या बिजनेस के लिए, तो उसके बारे में पूरे मेंटल कैलकुलेशन आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए और उनकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी पहले से दिमाग में होनी चाहिए। और एक चीज खास, आप जब उनको बिजनेस प्लान देने जाने वाले हो फ्यूचर में, उसके टाइम पे वो आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो आपके पहले से रेडी होने चाहिए। यदि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या आंसर दूंगा। प्राइस ज्यादा है, क्वेश्चन तो आएगा, राइट? कोई पूछता है प्राइस ज्यादा है, तो हमारे आंसर रेडी होने चाहिए। इसके ऊपर मैं सवेरे स्टोरी बताई थी, फिर से बताना चाहता हूं मैं, यदि आप रेडी हो तो। ओके। एक काली भैंस होती है, काली होती है, ओके। ये घास होता है, वो भी बोलोगे आप। और सफेद दूध देती है, पता है? बोल रहे होंगे क्या यार, क्या सिखा रहे हो मुझे। लेकिन दो आदमी थे, एक था एक बहुत अच्छे दिमाग वाला आदमी और दूसरा एक आदमी था जिस एकदम साधारण सा आदमी। जो बहुत दिमाग वाला आदमी था वो उस भैंस को अपने लैब में लेके गया और 3 साल तक रिसर्च करने लग गया कि काली भैंस ग्रीन कलर का घास खाती है, सफेद दूध क्यों देती है। दूसरी तरफ जो साधारण सा आदमी था उसने क्या किया, दूध निकाला, खुद पिया, बच्चों को पिलाया, सेहत बनाई, बचे हुए दूध से पनीर बनाया, मार्केट में बेचा, पैसे कमाए, घर बनाया। तो आपको क्या बनना है आप सोचो। आपको क्या करना है आप सोचो। डिसेक्शन करना है, पूरी साइंटिस्ट की स्टडी लगानी है, या फिर उसका फायदा लेके, हीमोइन का फायदा लेके बेच के सबका जीवन सुधारना है और अपना भी जीवन सुधारना है। आप देखो, बैंकों में दूसरा वर्ड है पी, जो कि आप डेली यूज करते हो आपके लाइफ, वो है प्रोस्पेक्टिंग। करते हो, राइट? आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हो, लेकिन उसके पहले का स्टेप नहीं करते हो, सस्पेक्टिंग वाला। वो करना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग में एक वर्ड लिखा है, इट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मैन, मैन यानी मैन नहीं, MAN, मनी, अथॉरिटी, नीड। जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए ये डिसीजन लेने वाला आदमी खुद है या उसकी वाइफ है। नहीं तो क्या करेगा, सुन तो लेगा आपके पास से, आधा घंटा वेस्ट भी करेगा और थोड़ी देर के बाद बोलेगा बीबी को पूछ के ज्वाइनिंग करवाता हूं। पहले से पता होना चाहिए मनी कितनी है उनके पास, अथॉरिटी किसके पास है। यदि अथॉरिटी उनकी पार्टनर के पास है तो दोनों को एक साथ प्लान दिखाओ, दोनों को एक साथ कंपनी के बारे में बताओ, अलग अलग बता के आपका टाइम वेस्ट। तो इस स्टेप में आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके पास अथॉरिटी है, और इसी स्टेप में आप कांटेक्ट करते हो। कांटेक्ट कैसे करते हैं, व्हाट्सएप से करते हैं, ईमेल से करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में ही आप उनको इनविटेशन देते हो, ईमेल से करते हो, फोन करके करते हो, राइट? तो सारे तरीके राइट है, लेकिन उसके अंदर जो भाषा है लिखने की वो बहुत सही होनी। यदि आप सब कुछ पत्ते उसी पहले मैसेज में दे दोगे तो कोई ज्वाइन नहीं करे। तीसरा, इसमें हमेशा जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और फोन पे बात कर रहे हो
तो क्वेश्चन पूछने का ढंग आपका होना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछने, राइट? जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, आपने बात किया, बात करने के बाद डिसाइड हुआ कि हम मिलने वाले हैं, अगली एक मीटिंग करने वाले हैं, तो उसमें ऐसे नहीं पूछेंगे कि अगली मीटिंग कब करें फिर, तो उसमें क्या बोलेगा वो, वाइफ को पूछ के बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सैटरडे को सवेरे 9 बजे मिलने को चाहोगे या संडे को शाम को मिलने को चाहोगे? तो आंसर क्या होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो बाय डिफॉल्ट वो जो आंसर देंगे उसमें आपकी विन है। नहीं तो ओपन एंडेड में ऐसे हो जाएगा कि वो अगले महीने का भी टाइम दे सकता है, 4 महीने के बाद का भी टाइम दे सकता है। और जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे यदि उस आदमी के खुद के लाइफ में कोई गोल नहीं है, उनको ज्वाइन मत करवाइए। जब आप उनको क्वेश्चन पूछोगे आपका लाइफ का गोल क्या है, और उनके 3 आंसर एक्सपेक्टेड है, राइट? जब भी आप किसी को पूछोगे आपका लाइफ का गोल बताओ, तो 3 ही आंसर हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि वो आपको गोल बता दे, या तो ना बताए, या तो बोले मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं तुझे, या बोलेगा मेरे पास तो गोल ही नहीं है। तो जिसके पास गोल नहीं है उसको ज्वाइनिंग ना करें। और यही चेयरमैन ने बोला है, लाइफ में गोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में यदि गोल होगा तो आप इसको मोल्ड करके, आप उसको मोटिवेट करके सक्सेसफुल बना सकते हो, लेकिन जिसका गोल ही नहीं है उसको ज्वाइनिंग करके कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है। सिर्फ आपको आपका स्ट्रक्चर भरा हुआ दिखेगा, मेरे लेफ्ट में 1 लाख लोग हैं लेकिन मेरा इनकम नहीं आ रहा है बोलेंगे। अरे वो 1 लाख लोग तो है लेकिन उसमें से करने वाले कितने बताओ ना। अगला स्टेप है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में इन डेप्थ एनालिसिस करते हो आप उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनका लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, ये सब आप इस फेज में स्टडी करते हो ताकि आप उनको सजेस्ट कर पाओ कि कौन से प्रोडक्ट आपको देने हैं। यदि आपको मेडिकल हिस्ट्री पता है, आपको यदि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पता है, यदि आपको उनके लाइक्स और डिसलाइक पता है, तभी तो आप उसको रिकमेंडेशन अच्छे से दे पाओगे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। इस फेज में, ये फेज होता है जब आप उनसे 1-to-1 मीटिंग करते हो। प्रोस्पेक्टिंग तक आपने सिर्फ मैसेज से या फिर टेलीफोन से या ईमेल से कांटेक्ट में रहे, लेकिन एनालाइज फेज आप तब करोगे जब आप 1-to-1 मिल रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछो। अगला फेज है निगोशिएशन। इस निगोशिएशन फेज में आप एनालिसिस फेज के ऊपर डिसाइड करके कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे, उनको डेमोन्स्ट्रेट करोगे, उनको बताओगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास सबसे अच्छे क्यों है, उसकी खासियत बताओगे। इसमें आप अपसेलिंग भी कर सकते हो, क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो। यानी किसी ने यदि देखे प्रोडक्ट, आपने उनको हाइड्रासेट रिकमेंड किया, तो आप लगता है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, तो आप पिचिंग कर सकते हो, फेम ले लो, एब्सोल्यूट ले लो, इससे ज्यादा बेनिफिट आ जाएगा। या क्रॉस सेलिंग कर सकते हो कि टूथपेस्ट तो दिया था, उसके साथ विमोइन भी दे दो, तो अलग से कैटेगरी दे दी आप, तो इसको क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। अपसेलिंग यानी उसी कैटेगरी का ऊपर का प्रोडक्ट, क्रॉस सेलिंग यानी अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट। तो इस निगोशिएशन के दौरान आपको फिक्स करना है कि कौन से प्रोडक्ट वो लेंगे। इसका अगला स्टेप है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप कंफर्म करोगे कि क्या क्या देने वाले हो, उनका यूसेज बताओगे,
उनका कौशल बताओगे कि क्या कैसे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। और बाकी सारी चीजें जैसे रिटर्न की पॉलिसी, कंपनी की जितनी भी पॉलिसी है वो आप उनको समझाओगे इस फेज में। कंक्लूजन फेज और लास्ट है ऑर्डर फेज। इस फेज में फाइनली आप ऑर्डर लगाओगे उसका, और ऑर्डर लगाते वक्त क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। जैसे कि मोबाइल परफेक्ट होना चाहिए, यदि मोबाइल परफेक्ट नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगा, डिलीवरी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें ऑर्डर लगाते समय, कैश पेमेंट लोगे, कार्ड पेमेंट लोगे, पेमेंट कैसे करोगे, आपके आईडी से खरीदोगे, मेरे आईडी से मैं आपको डिलीवर करवाऊं। एजुकेशन सेंटर पे डिलीवरी लोगे कि आपके घर पे भेजना है। सर 3000 तो हो ही गया, 1500 का और ले लो, डिलीवरी फ्री हो जाएगी आपके घर पे। ऑर्डर फेज में कंप्लीट करो। क्या हम यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को हमारे यहाँ पे? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं काफी हद तक आप लोगों की चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यह कंपनी की तरफ से हमारे राहुल सर ने बहुत यूनिक चीज बताई है, और इसका आप लोग उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि और कोई प्रोसेस नहीं है, यही एक प्रोसेस है। और जहां प्रोसेस शामिल होता है, इट मीन्स वह एक साइंटिफिक तरीका है, राइट। उस साइंटिफिक तरीके का मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ बोलेंगे साइंस क्या है, तो किसी भी चीज बस किसी भी उसके क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ मतलब ये है कि हमारा सस्पेक्टिंग से लेकर के आगे के बीच में जो सीक्वेंस है, यही उसका क्रमबद्ध है ज्ञान, और इसी ज्ञान का हम इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं यह साइंस है, इसीलिए बोलते हैं। अब बात यह है कि प्रक्रिया तो जान गए, लेकिन होता क्या है कि अभी देखिए, मैंने बीच बीच में लोगों से पूछ रहे थे, तो लोगों ने की तरफ से अलग आंसर आया कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और तरह तरह के इसमें आंसर आ रहे थे। देखिए, हो सकता है कि हर व्यक्ति सेम रूल ना फॉलो कर पाए, लेकिन फिर भी आप एक रूल बना लीजिए, जैसे माई लाइफ माई रूल, कि मेरे अंदर यह स्किल है, मेरी कन्विंसिंग पावर इतनी है कि मैं किसी से बात करूंगा तो अगला व्यक्ति कन्विंस होकर कुछ चीजों, अगर मैं बाय द वे जैसे बोलते हैं कि जंप कर जाऊंगा, तो अगला आदमी बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो लेकिन जैसे भी उन्होंने एक बार बोली थी, मैन मतलब मनी, अथॉरिटी एंड नीड, इस पर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं मुझे इसको केवल हिमोहिम देना है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं हिमोहिम देने, तो आपका टाइम किल होगा ना। और ये एनालाइज करने की जब कला आपके अंदर आएगी, तभी आप सही सटीक प्रोडक्ट सही जगह पे आप दे पाएंगे। इसीलिए प्रोडक्टों का अपना एक आप खुद एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि ठीक है, लोअर क्लास की फैमिली है तो उसको हम एक स्पाइरुलिना, टूथपेस्ट, ब्रश इसको दे सकते हैं। मिडिल क्लास में जाता है तो उसके ऊपर हम चलते हैं तो कॉफी दे सकते हैं, उस कैटेगरी मतलब जो 30-4000 के बीच में सब बन जाए, ऐसा कर सकते हैं। जिसकी इनकम ठीक ठाक है, वह महीने के 10-12-15 रुपए खर्च कर सकता है, तो उसको हम अपने दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी, तो आप उसका एक बकेट बनाइए और उस बकेट को लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, तब आपका केवल एक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तब आपका कई प्रोडक्ट बिकेगा। और उसको एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए कि सर एक टूथपेस्ट, एक ब्रश आपके ओरल हाइजीन के लिए है, तो हमारा जो स्पाइरुलिना है आपके इंटरनल हेल्थ के लिए है। साथ में आपने उनको सपोज करिए किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन देने का पैसा नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपके एटमी में स्किन के प्रोडक्ट का दीवाना हो जाए, तो सबसे पहले उसको केवल 700 रुपए 800 रुपए केवल होम क्लीनर दिला दो, बस केवल फोम क्लीनर दिला दो। भाई घर में फेस वॉश इस्तेमाल होता है, गाँव में आप ले लीजिए, एक फेस वॉश आपका 6 महीने चलेगा ही चलेगा, इतना लगता है।
अगर वह व्यक्ति उस घर में आ गया, आपका फोन क्लिंजर, तो आपके उस परिवार में इवनिंग कैसेट आएगा ही आएगा। और जब इवनिंग कैसेट आएगा, तब हो सकता है लोग कुछ सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन कुछ और है, तो वहां पे आप इनिशियल स्टेज पे हाइड्रा ब्राइटिंग क्रीम दे सकते हैं या केवल न्यूट्रिशन क्रीम दे सकते हैं। मतलब पहले लोगों को आप कोरियन प्रोडक्ट लेने का आदी बनाइए। जब आप लोग किसी चीज की आदी बना देते हैं, हैबिट्स उनके आ जाती है, तो वो धीरे धीरे वो उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट अपने बजट तक कर लेते हैं। फिर कोई इस बात का अंदाज होता है, हाँ प्रोडक्ट इतना लगता है, एब्सोल्यूट क्वालिटी का है, एब्सोल्यूट प्राइस में है, तो इतना लंबा समय तक चलेगा। और इन सब सारी चीजों को जान लेने के बाद एक बात और समझ में आती है कि हम काम तो करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो और भी ऐसा है जो मतलब हम सफल नहीं हो पा रहे। तो कुछ लोग मे भी जानते भी होंगे। देखिए, आपको जब तक अपने टाइम का मैनेजमेंट करना नहीं आए कि हमें अपने समय का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, तब तक आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको समय का अभाव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि करूं, काम करूं, इतनी करूं, क्या करूं, कैसे करूं, आता है। अभी मैंने 2 दिन पहले जो मैंने टाइम मैनेजमेंट पे 1+1+1 का वीडियो रिलीज किया है, छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं। मैंने उसमें बताया था कि आप 8 घंटे जो काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करिए। मान लिया आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे पूरी ईमानदारी से करिए, लेकिन आप अगर एटमी में 1 घंटा दे रहे हैं तो उस 1 घंटे का उपयोग आप कहां कर रहे हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को यह इंगित करना चाहूंगा, स्पेशली ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप 1 घंटे भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस 1 घंटे को आप, एक होता है रूल 33% का एक रूल होता है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो उस 1 घंटे को आप बांट लीजिए 33%, 33 मतलब आप उसको सीधे सीधे 20-20% में बांट लीजिए। मतलब 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं, 20-20 मिनट बांट लीजिए। तो आई प्लीज अगर आप पर डे 1 घंटे टाइम देते हैं तो आप अपना 20 मिनट अपने उस व्यक्ति के साथ गुजारने की कोशिश कीजिए जो आपका कह सकते हैं कि अपलाइन है, या जो आप जिसको आप मानते हैं कि मुझे इस उपलब्धि तक जाना है। मतलब जो आपको चैलेंज करता हो, चैलेंज मतलब उसकी उपलब्धि आपको चैलेंज करती है कि मुझे भी वहां तक जाना चाहिए, वो आपको चैलेंज करी उसकी उपलब्धि। तो आप अपने उस घंटे का 33% वहां बिताइए। 33% अपने इक्वलेंट, अपने जो बोलते हैं कि बराबर के रैंक के लोग हैं, बराबर के एजुकेशन के लोग हैं, बराबर की सोसाइटी के लोग हैं, वहां बिताइए। और 35% टाइम आप अपने बिलो कैटेगरी, मतलब आपकी जो आपकी लाइफ लाइन है, जो आपकी टीम है, या आपकी जो ऐसी सोसाइटी है जिनको आप ऊपर उठाना चाहते हैं, अपलिफ्ट करना चाहते हैं, वहां गुजारिए। एक 33% का फार्मूला आपको उस लाइफ में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है। मतलब जैसे हम लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं जिनको अपना मेंटर मानते हैं, अपना कोच मानते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप अपने 1 घंटे का 20 मिनट वहां दीजिए। अगर आप 1 घंटे ही काम करते हैं दार्जिलिंग में, तो अपना 1 घंटे का 20 मिनट उसकी वीडियो जरूर दीजिए। वो एटीएम मैनेजमेंट का कोई वीडियो हो सकता है, किसी और अपलाइन का हो सकता है, किसी डायरेक्टर का हो सकता है जिसको आप लाइक करते हो, उसको दीजिए 20 मिनट। 20 मिनट मुझे इसका वीडियो पर डे देखना है, या उसकी कई हुई बातों को समझना है और अपने लिए उसको लागू करना है। और अपने साथियों के साथ जो आपके समान लेवल पे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज के लिए मैं सेल्स मास्टर हूं, तो लोगों के बीच में, जैसे जो सेल्स मास्टर कैटेगरी है या एजुकेशन सेंटर कैटेगरी, हम लोग आपस में खुद ही इतना कम्युनिकेट रहते हैं कि सबको एक दूसरे की आइडिया का पता लगता है। मतलब कन्वर्सेशन होता है तो आइडियाज का आदान प्रदान होता है, कहाँ चलने जा रहे हैं उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे कोई और बातें हैं उसको कैसे करते हैं, ऐसा होता है। तो अगर आपस में कनेक्टिविटी नहीं, लोग बात करने में आप शर्म करते, संकोच करते हैं, तो आप अपने लिए ही चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। पहला चैलेंज क्या होगा कि आपको आता नहीं है, अब आप जानना चाहते नहीं है। मान लीजिए कोई मीटिंग की आप नहीं पहुंच पाए, तो मीटिंग में क्या बताया गया, आप अपने कलीग से बात कर लेंगे जो आपके लाइफ लाइन का है, तो कम से कम आप उसको फोन तो कर लेंगे कि सर आज मीटिंग क्या बताएगा मुझे बताइए। वहां तो आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि आपने अपलाइन फोन कर लेंगे। और जो आपकी लाइफ लाइन है, जो आपकी टीम है, या जो जिनको सोसाइटी में आप अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनके साथ जो चीजें आपने सीखी उसको आप डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। एक 33 फार्मूला आपकी लाइफ को चमका देगा। लेकिन तब जब आप टाइम का मैनेजमेंट करते होंगे तब, नहीं तो अभाव समय का हमेशा रहेगा। 1 घंटे में सारा काम कर डालते होंगे,
प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, सेल्स भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो ये चैलेंज हमेशा बरकरार है। इसलिए जो मैंने बताया कि लॉ ऑफ एवरेज के सिद्धांत को फॉलो कीजिए, आप उस चैलेंज से उबर जाएंगे कि मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, या मेरा प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। अगर आप दिन भर में 2 कॉल कर रहे हैं तो अब कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और मीटिंग बढ़ाइए। 5 कर रहे हैं, 1 आ रहा है, तो आप एक आइडिया लगे 5 में से 1 आना शुरू हो गया, मतलब अगर दिन का 2 ज्वाइनिंग चाहिए, 10 मीटिंग करिए। तो धीरे धीरे वो स्किल आपके अंदर इतना डेवलप हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिक, आपके पास फिर कन्वर्जन का रेशियो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास एक ऐसा फार्मूला आ जाएगा, उस फार्मूले से आप अपने आप को क्या बोलते हैं, एकदम कहते हैं ना कि प्रूव कर लेंगे, क्योंकि आप उसको लागू कर चुके रहते हैं और उससे मालूम चल चुका रहता है कि भाई मैं शुरुआत में 5 प्लान देता था तो 1 ज्वाइन हो रही, 10 दे रहा हूं। इसका मतलब आपने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो आपके अंदर प्लान देने या प्रोडक्ट की जानकारी देने की फ्रीक्वेंसी का जो टैलेंट है बढ़ रहा है। पहले आप धीरे धीरे प्लान दे रहे होते हैं या प्रोडक्ट के बारे में धीरे जानकारी दे रहे होते हैं, लेकिन अब आप बहुत फ्रीक्वेंटली देते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर फ्रीक्वेंटली देते हैं। इसका मतलब यह है जब कोई चीज की आवृत्ति बार बार बढ़ती है तो आपके अंदर स्किल में इंप्रूवमेंट होता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए जो अभी हमारे सबसे नए प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इससे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, आज ट्रेनिंग थी तो कुछ जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में हुई है। अब जब धीरे 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 उस प्रोडक्ट पे 2, 4, 6, 8, 10 मीटिंग कर लेंगे, तब उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत आसानी से पता लग जाएंगे बिना कुछ देखे। ये हैबिट में आनी चाहिए और यही हैबिट ही आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर पुरानी हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको वही मिलेगा जो पीछे मिलता है। अब लास्ट में भी जो स्पैंकों के उसमें एक बात बताई गई थी, आर्डर। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब किसी के पास जाते हैं और ऑर्डर की कंडीशन में पहुंचते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहां भी हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो उसमें एक फार्मूला और है, अगर या आप ही कह सकते हैं किसी के पास आप जा रहे हैं लेकिन वहां पर आपको इस पूरे सेल्स प्रोसेस को करने का टाइम नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है, आपके कस्टमर के पास ही टाइम नहीं है उसका सुनने समझने का कि मैं आधे घंटे दे सकता हूं। तो एक फार्मूला है PEQ। PEQ, P मतलब प्रिपरेशन। आप जब किसी के पास जाइए और आपने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्टिंग में किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, तो आप अपने इस प्रोडक्ट की इतनी अच्छी जानकारी लेकर के जाइए कि आपको यह समझ में आ जाए, हम उसको बताएंगे तो उसको इसकी नीड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जब नॉलेज होगा तभी बता पाएंगे। मतलब आपको इसका प्रिपरेशन होना जरूरी, तैयारी होनी जरूरी है कि हम इसकी प्रोडक्ट के यूनिकनेस को हम कैसे बताएं। अगर हम गए किसी के पास, हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई उसका हम यूनिकनेस नहीं बता पा रहे प्रोडक्ट का, तो हम उसकी नीड कैसे जनरेट कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि फुल्ला कहां फायदा करता है, कैसे काम करता है, क्या यूनिक उसके, ये बताना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। ई का मतलब होता है इमोशन। इमोशन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें बहुत होती है जब हम कभी सेल्स प्रोसेस करते हैं। एक होता है फियर फैक्टर, क्या बोलते हैं, फियर ऑफ लॉस। ये बात मैं कई बार अपने प्रोसेशन में बता चुका हूं। फियर ऑफ लॉस मतलब ये है कि अगर वह व्यक्ति, आपने उसकी नीड क्रिएट कर दिया, अगर वह व्यक्ति, आपने उसको बताया कि भाई अगर आप स्पाइरुलिना नहीं लेते, आपने बता दिया कि आप अभी आज दिन भर में जितना खाना खा रहे हैं, जो भी खा पी रहे हैं, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, सब में पेस्टिसाइड जा रहा है, सब में केमिकल जा रहा है आपकी बॉडी में, तो अगर आप स्पाइरुलिना नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, जितने बेनिफिट है। इसका मतलब आपने उसके अंदर नीड क्रिएट किया। अब उस नीड को फियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फियर ऑफ लॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही बताने की कला है कि सर अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आपका नुकसान क्या होने वाला है। अब आप वहां पे पहले आपने बेनिफिट बताया, ना लेने का नुकसान बताइए। पहले बेनिफिट समझ में आया कि ठीक है ले लेंगे 2 दिन ज्यादा। सर अगर आप अभी नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान होगा, कि उसको फियर ऑफ लॉस का फैक्टर आना चाहिए उसकी लाइफ में। और जब फियर ऑफ लॉस आ जाएगा तो वहीं पर उसके पास अर्जेंसी क्रिएट होती है। क्यों मतलब अर्जेंसी क्रिएट करता, जब हमने उसको लॉस बताया तो उसको एनालाइज होगा कि अगर नहीं लेंगे तो हमारा यह नुकसान हो सकता है।
वही अर्जेंसी आपके ऑर्डर को जल्दी प्लेस करने में मदद करता है। इसलिए आप अपने सेल्स की प्रक्रिया में PEU इस टूल का भी इस्तेमाल करिए और इस पैन को सेल्स प्रोसेस का इस्तेमाल करिए। रूल वही है लॉ ऑफ एवरेज का। 10 लोग बताइए क्या रेशियो आता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, आपके अंदर धीरे धीरे इतना अच्छा टैलेंट आ जाएगी, इतनी स्किल आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी कि आपको वह आसान हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट तो हमारी इंडस्ट्री में क्या है, हमारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में इसमें में खास करके है कि भाई हमें कंज्यूमर बनाना, लेकिन कंज्यूमर बनाने के लिए हमें उसको नॉलेज या अवेयर तो करना पड़ेगा ना कि अगर आप सर एटमी में नहीं जुड़ते हैं तो आपका नुकसान क्या है। प्लान बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं जुड़ेंगे तो क्या नुकसान है, मनी वाइज और आपके हेल्थ वाइज या जो अभी तक आप कर रहे हैं उसे क्या नुकसान क्रिएट कर रहे हैं। ये अर्जेंसी आपको क्रिएट करना आना चाहिए। जब एक आप क्रिएट कर देते हैं तो वहीं पर आपको काम हो जाता। आप ऐसा नहीं करना सर प्रोडक्ट ले लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, लेने के लिए बार बार इंसिस्ट नहीं करना है। आप जब उसको अंदर फियर फैक्टर डाल देंगे ना तो उसको खुद ही रहेगा यार मैं नहीं लूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। एक है बंदा कहीं और सेल करेगा, ये तो उसका काम ही है। और फियर ऑफ लॉस तभी आएगा, अर्जेंसी तभी क्रिएट होगी जब उसको आपने उस यूएसपी को बताया कि जिस जो अभी तक वह नहीं ले रहा था तो उसको नहीं मिल रहा। इसीलिए इसको जब ये चीजें हम इन्वॉल्व कर लेते हैं लॉ ऑफ एवरेज, इस पैन को एंड PEU डिप्रेशन, इमोशन एंड अर्जेंसी, तो आप प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर ले जाएंगे। आप अपने किसी रिटेलर को भी, किसी क्या बोलते हैं कंज्यूमर को भी, और देखिए 2-3 बातें हमेशा आएंगी टेक्नी के प्रोडक्ट के साथ में। आप किसी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे तब भी और किसी को फ्रेश डिटेलिंग कर रहे होंगे तब भी वो चैलेंज क्या आता है, मैक्सिमम आता है कि सर यह प्रोडक्ट मार्केट में इतने का मिल रहा, फला कंपनी का प्रोडक्ट इतने मिल रहा, ये चैलेंज आता है। लेकिन अब उस चैलेंज को आप कन्वर्ट कैसे करते हैं पॉजिटिव, इसको आपको बताना आना चाहिए कि सर देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसको 24% कैरेट गोल्ड सोना मिले, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो जानता है कि 24 कैरेट गोल्ड का की ज्वेलरी नहीं बनती, बिना मिलावट की ज्वेलरी नहीं होती है। अब यह है कि 18 कैरेट का आपको चाहिए या 22 कैरेट का या 20 कैरेट का, ये आपको डिपेंड करना है कि सर हमारा तो 24 कैरेट का है, लेकिन आप जो ले रहे हैं मतलब जो क्वालिटी इस प्रोडक्ट में है क्या वह आपके प्रोडक्ट में है। अभी कल हमारी एक बात हो रही थी डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि सर आपके क्या बोलते हैं न्यूट्रासेटिक्स में ऐसा क्या है, हम तो फला कंपनी का 10 रुपए का टेबलेट देते हैं और चैलेंज करते हैं कि उससे बढ़िया कोई क्या बोलते हैं प्रोबायोटिक नहीं है। अब आप इस बात को समझिए, 10 आप एक एज्यूम कीजिए कि 10 रुपए में ऐसा कौन सा स्ट्रेन होगा जो आपको एटमी के न्यूट्रासेटिक मिक्स के से ज्यादा बेनिफिट देगा। ये तो अंधा और बहरा कोई भी मतलब किसी बात कर लीजिए वो भी कहेगा कि सर ये तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए एक होता है किसी बात को कहने की एक रेंज में कहना, जिसमें इतने सारे प्रीबायोटिक और पोस्टबायोटिक अवेलेबल है और जो मार्केट में 10 रुपए वाला मिल रहा है उसमें केवल एक स्ट्रेन है या 2 स्ट्रेन है, तो कैसे हो सकता है। तो इसका यूनिकनेस आपको बताना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ के भी नहीं समझना चाहते क्योंकि उनका एक माइंड वॉश होता है कि वो ऑलरेडी किसी कंपनी से कनेक्टेड होते हैं, उनका ब्रेन वॉश होता है कि हमें बात करनी किसी के बारे में बात करनी नहीं। आप अपने प्रोडक्ट को चैलेंज किसी कंपनी के प्रोडक्ट कीजिए कि सर हमारे प्रोडक्ट में ए है, अगर आपके प्रोडक्ट में ए है तो अब इससे कम दाम में तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए,
जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब आप पाएंगे ये प्राइस नहीं, क्वांटिटी क्वालिटी में आप तुलना कीजिए। ओमेगा 3 की बात करें तो बार बार एलगी ओमेगा 3 में बदनाम लगा था, तो अलास्का की बात बार बार करें, ये सस्ता होता है ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के सबका अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। उस माइंडसेट से लोगों को दायरे से निकालने के तरीका है कि या तो वह खुद इतना अवेयर हो, उसको दिमाग में अपनी बातों को डाल पाए कि वह समझ जाए कि हाँ ये सही, या तो वो खुद का सेल्फ स्टडी हो, खुद स्टडी करे, हाँ, और उस पूरा फेयर हो उसका माइंड कि हाँ जो इसमें लिखा है सही, हमारे में नहीं। एक होता है कि जानबूझ के होता है लेकिन जानते हैं कि सही है, इसकी प्राइस इसलिए इसका इतना है, इसमें क्वालिटी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे लोगों से भी पाला पड़ेगा। ऐसे लोगों को लाभ एवरेज पे रखिए कि ठीक है, आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो टाटा बाय बाय। तो आज का सेशन इतना ही, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी हद तक सहायता मिली होगी। आज के जो हमने सेल्स प्रोसेस बताने की कोशिश की, सेल्स का टूल, सेल्स की स्किल, मैंने आपको रूल भी बता दिया, सेल्स प्रोसेस टेक्निक भी बता दिया और टूल भी बता दिया। इस टूल से आप एक फार्मूले पे चलिए, धीरे धीरे आपके रिटेलिंग बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट में है तो रिटेलिंग आपके बिजनेस की जान है, क्योंकि तभी आप अपने बिजनेस का टर्नओवर कर पाते हैं। किसी बिजनेस का में उसकी जान टर्नओवर होता है। कोई प्रोडक्ट आया, आपके पास रखा है, नहीं बिक रहा है, तो आपका मतलब ना पैसा आ रहा है आपको वापस पैसा आ नहीं रहा, तो आप दोबारा उस पैसे से दोबारा परचेजिंग नहीं कर पा रहे, परचेजिंग तो आपकी टीवी नहीं जनरेट हो रही है। इसलिए आप इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तब आपको लगेगा बिजनेस हमारा टर्नओवर का है। और टर्नओवर ऐसे ही होता है, प्रोडक्ट आया, हमने रिटेल किया, रिटेल प्रॉफिट कमाया, दोबारा फिर उस पैसे को लगाया, नहीं पैसे खर्च कर दिया, दोबारा हम ऑर्डर ही नहीं कर रहे, नहीं, आप रोटेट करिए, जो यूज कर पाए यूज करिए, नहीं तो प्रोडक्ट को रोटेट करने के बारे में सीखिए, तभी आप अपने पीवी को एक्युमुलेट कर पाएंगे। जैसे भी सर ने बोला कि टीम में 1 लाख लोग हैं, नहीं काम करने वाले, तो अगर आप काम करने वाले हैं इन सब चीजों की हाइब्रिड में लाइए, सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।